नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, OROP 3 को जुलाई 2024 से भुगतान ना करके भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया है। अब यह अवहेलना सरकार किस शय पर कर रही है? क्या माननीय कोर्ट के ही किसी आदेश को मानते हुए तो सरकार ऐसा नहीं कर रही है? इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अगले कैबिनेट की मीटिंग में हमारा जुलाई 2024 से बढ़ने वाला DADR के ऊपर सरकार फैसला ले सकती है। जी हां, खबर आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और UPS को फौज में लागू कराने को लेकर के टीवी डिबेट में मुद्दा उठाया गया। दोस्तों, यह मुद्दा नेताओं को UPS लागू करने के लिए क्यों नहीं उठाया जाता? एक एक नेता 2-2, 3-3, 4-4 तक पेंशन लेते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी अगर वो MP या MLA हो जाएं तब भी उनको पेंशन मिलता है। उनका पेंशन का सिस्टम ही अलग है। ना OPS है, ना NPS है, ना UPS है। उनको UPS में लाने के बारे में टीवी डिबेट उसमें होना चाहिए, जबकि फौज को UPS के अधीन लाने के लिए टीवी में मुद्दा छेड़ा जाता है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और UPS को लेकर के केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए रेलवे फेडरेशन ने अब 8वें पे कमीशन की मांग की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, रेलवे यूनियन ने UPS के लिए केंद्र सरकार को कहा धन्यवाद और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन की मांग भी कर दी है। जी हां दोस्तों, ये सामने जो न्यूज रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से दी गई है। अब इस बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज में दोस्तों, रेलवे के जो फेडरेशंस हैं उन्होंने केंद्र सरकार को UPS लागू करने को लेकर के धन्यवाद किया है और साथ ही साथ दोस्तों 8वें पे कमीशन की भी मांग कर दी है। अब UPS को लागू करने के बाद जो NPS OPS का जो आंदोलन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल कमी आ जाएगी। हालांकि बहुत सारे संगठन अभी भी ऐसे हैं जो UPS का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो OPS ही मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी UPS लागू करके सरकार ने एक बहुत बड़े तबके को कहीं ना कहीं शांत कर दिया है। तो अब पूरे के पूरे जो संगठन है, जो रेलवे फेडरेशन है या और भी जो संगठन है, उनका जो अब मूल उद्देश्य रहेगा वो 8वां पे कमीशन को लागू कराने का रहेगा। तो इसमें अब 8वां पे कमीशन का मांग जोर पकड़ेगा ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं अब होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार को 2026 से 8वां पे कमीशन ड्यू है। अभी अगर सरकार 8वां पे कमीशन को गठित नहीं करेगी तो 8वां पे कमीशन का डिक्लेयर होने में, उसको लागू होने में समय लग जाएगा। तो ऐसे में सभी संस्थाओं को सामने आकर के अब 8वें पे कमीशन की मांग को जोरों शोर से उठाना पड़ेगा और UPS जिस तरीके से सरकार को लागू करना पड़ा उसी हिसाब से सरकार को 8वां पे कमीशन भी लागू करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब मांग उठने शुरू हो गई है और हमारे भी जितने भी संस्थाएं हैं उनको भी अब 8वें पे कमीशन को लेकर के मांग जरूर उठाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। अगले कैबिनेट मीटिंग में जल्द ही सरकार DADR बढ़ोतरी की घोषणा करेगी, ये खबर आई है जी न्यूज से दोस्तों। जी हां, पहले ये न्यूज क्लिप सुन लीजिए। पेंशन स्कीम के बाद भारत सरकार कर्मचारियों को एक और तोहफा देने की तैयारी में है। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। सितंबर में केंद्र सरकार कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA मिलता है, जो बढ़कर 53% हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार DR अलाउंस भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। तो जैसे आप सबने सुना दोस्तों कि अब बहुत जल्दी सरकार हमारा जो DADR जुलाई 2024 से बढ़ने वाला है उसकी घोषणा कर सकती है और ये सितंबर के पहले हफ्ते में भी हो सकता है दोस्तों। कैबिनेट की जब मीटिंग होगी तो उसमें हमारा DADR बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि DADR अब 50% से बढ़ करके 53% होने वाला है। इस बार DADR की बढ़ोतरी केवल 3% की ही होगी। तो हम आशा करते हैं कि सरकार पहले हफ्ते में ही, सितंबर के पहले हफ्ते में ही इसकी घोषणा कर दे और सितंबर के आखिरी तक इसका भुगतान भी हो जाए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर UPS अच्छी स्कीम है तो फौज में भी कर दो लागू। टीवी डिबेट में मुद्दा, नेताओं को UPS का मुद्दा क्यों नहीं उठाता कोई? दोस्तों टीवी डिबेट चल रहा था, कल मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें कहीं ना कहीं जो संदीप चौधरी हैं ABP न्यूज के, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि अगर
यूपीएस इतना ही अच्छा है, इसमें इतनी अगर खूबियां हैं, तो आप क्यों नहीं इसको फौज में लागू कर देते? आप ये पहले वीडियो क्लिप है उसको सुन लीजिए। 23 लाख जब सरकारी कर्मचारी केंद्र में हम बात करते हैं, हम उसमें फौज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फौज में आज भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू है। तो अगर एनपीएस इतनी अच्छी है या यूपीएस यूपीएस में ले आइए ना फौज को। अलग अलग पैमाना क्यों है अभी भी? देखिए, ये अभी स्टार्टिंग में अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान है। संदीप जी, ठीक है, राजनीतिक दल जो है अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो आप सबने सुना दोस्तों कि अगर अच्छी स्कीम है तो फौज को भी लागू कर दो। हालांकि जो दूसरे जवाब देने वाले थे उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, लेकिन इस तरीके के डिबेट में फौज को क्यों घसीटा जाता है? फौज को क्यों यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस के चक्कर में घसीटा जाता है? आपको पता नहीं है फौज का रोल क्या होता है, फौज के सर्विस कंडीशंस क्या होते हैं, किस तरीके से फौज का एनरोलमेंट होता है और किस एज में फौजी रिटायर होते हैं। इन सारी बातों को अगर आप जानते हैं तो इस तरीके के मुद्दों को फौज के लिए ना उठाया जाए। आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि नेताओं को क्यों नहीं यूपीएस में लाया जाता? अगर यूपीएस केंद्र सरकार ने एक अच्छा स्कीम शुरू किया है, अगर इसमें इतनी खूबियां हैं, तो यूपीएस नेताओं के लिए लागू किया जाए। नेताओं के लिए तो पता नहीं अलग ही पेंशन सिस्टम है, ना यूपीएस है, ना ओपीएस है, ना एनपीएस है। उनको तो एमएलए हो गए, फिर एमपी बन गए, फिर एमपी बन गए, फिर एमपी बन गए, अलग अलग पेंशन मिलते हैं। तो इस तरीके से फौज को लेकर के यूपीएस का मुद्दा उठाने से अच्छा है एक पूरा टीवी डिबेट चलाया जाए, सभी चैनलों में चलाया जाए। तो क्यों नहीं यूपीएस को नेताओं के लिए लागू किया जाए? अच्छा सिस्टम है, बोल रहे हैं, केंद्र सरकार वाले बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष के जो हैं सभी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम सरकार ने लागू किया। हम भी मानते हैं, ठीक है, एनपीएस से बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इनको फिर यूपीएस को फिर नेताओं पर भी लागू किया जाए ताकि अच्छा सिस्टम का जो फायदे हैं वो भी लें। लेकिन इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करता, डिबेट करते हैं फौज को घसीट लेते हैं। फौज को इन चीजों में ना घसीटें, फौज को ओपीएस मिल रहा है उसी में रहने दें। बाकी हो सके तो और भी फौज की जो पेंशन में विसंगतियां हैं उनको दूर करने को लेकर के टीवी डिबेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो नेताओं को यूपीएस क्यों ना दिया जाए, नेताओं को यूपीएस के अधीन क्यों ना लाया जाए, इसके ऊपर डिबेट होने जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी 3 को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट कर चुकी है सरकार, मगर अब ओआरओपी 3 में ओएमजेसी के रिकमेंडेशन करेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था ओआरओपी 2 की फाइनल सुनवाई में, उस आदेश में क्लियर लिखा हुआ था कि इस डिले की वजह से, ओआरओपी 2 में हुए देरी की वजह से ओआरओपी 3 में यानी कि अगले इक्वलाइजेशन में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये सरकार के जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने भी माना था और सरकार का बकायदा उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश में लिखा हुआ है ये चीज। लेकिन सरकार ने बावजूद इसके जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 को लागू नहीं किया। इसका मतलब तो यही बनता है कि माननीय कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट हो गया, माननीय कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो गई। लेकिन इस आदेश के अवहेलना के बावजूद भी, वैसे तो हमने देखा है कई सारे मामलों में माननीय जो अदालत है वो स्वतः ही अपने अवहेलना का जो है संज्ञान लेते हुए सरकार को या पक्ष जो भी पक्ष हैं उनको नोटिस दे देती है। लेकिन इस केस में ना माननीय कोर्ट की तरफ से कोई इस तरीके का संज्ञान लेता हुआ दिखाई दिया और ना ही सरकार इस विषय को लेकर के चिंतित दिखाई दी। तो क्या है इसका मतलब, क्या होता है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही एक केस चल रहा है जिसमें सरकार को 14 नवंबर तक का समय दिया गया और ये है रेगुलर कैप्टन्स का मामला। ये ओआरओपी 3 से जुड़ा हुआ मामला है, ये ओएमजेसी के रिकमेंडेशन से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो क्या सरकार इसी को सह बना करके, इसी को एक मुद्दा बना करके, इसी को एक रीजन बना करके ओआरओपी 3 के टेबल्स को जारी करने में देरी तो नहीं कर रही है? क्योंकि ये मुद्दा भी माननीय कोर्ट में ही चल रहा है। कल को अगर कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग चले, सरकार के खिलाफ अगर कोई कॉन्टेम्प्ट लाना चाहे, तो सरकार के हाथ में क्या ये हथियार आ गया है कि इस वजह से हम देरी कर रहे हैं कि जो रेगुलर कैप्टन्स का मुद्दा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी समय सीमा दे रखा है 14 नवंबर तक का, जिस वजह से हम ओआरओपी 3 के टेबल को जारी करने में देरी कर रहे हैं। क्या ऐसा मुद्दा हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।